उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, तमाम मांग हुई। इस दौरान कोर्ट की तरफ से भी उन्हें फटकार लगी। उसने कहा देश में और भी हैं मुद्दे। यूपी की सियासी गर्मी को आज और बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लालगंज, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ में करेंगे धुआंधार प्रचार। योगी, अखिलेश और मायावती समेत बाकी दल के नेता भी कमर कसकर तैयार। दिल्ली की फिजा में आई गर्मी। बांसुरी स्वराज ने आप और कांग्रेस का गठबंधन को बताया अप्राकृतिक। कन्हैया कुमार ने लगाया बीजेपी पर 10 साल में कोई काम नहीं करने का आरोप। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। कैश कांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज फिर से गर्मी के आसार। 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। वहीं केरल के 9 जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट। तमिलनाडु में भी भारी बारिश का दौर। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन के जोरदार तैयारियां। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी किया जाएगा लॉन्च। और भारत के फुटबॉल आइकॉन सुनील क्षेत्री ने किया संन्यास का ऐलान। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, स्वाति मालीवाल का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल थे लखनऊ में। इंडी की सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो अपने पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए वैभव कुमार को भी साथ लेकर के चले गए। क्या ये अरविंद केजरीवाल की गलती थी? क्या वो वैभव के बिना लखनऊ जा सकते थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर तो जनता ने सवाल नहीं किया, उल्टे उन पर सवाल हो गया स्वाति मालीवाल को लेकर के। पत्रकारों के सवाल पर दोनों लोगों ने चुप्पी साध ली। दोनों मतलब अखिलेश यादव ने भी और केजरीवाल साहब ने भी। जवाब दिया संजय सिंह साहब ने। लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मुद्दे एक तरफ, स्वाति मालीवाल का मुद्दा दूसरी तरफ। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट पर ही जब से विभव कुमार केजरीवाल के साथ दिखाई दिए, संजय सिंह के साथ दिखाई दिए, यही सबसे बड़ी खबर बन गई आज की। क्यों? क्योंकि यही संजय सिंह कुछ दिन पहले विभव कुमार को दोषी करार देते हुए अफसोस जता रहे थे। इस बात की तस्दीक स्वयं संजय सिंह ने की कि हां, बदसलूकी हुई है, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है और अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुई है। और आज जब लखनऊ में पब्लिक अपीयरेंस में तीनों एक साथ दिखे, तो ये देखिए एयरपोर्ट पे वही तस्वीरें जो आप चेहरा सर्कल में देख रहे हैं, यही है विभव कुमार जिन पर मारपीट का आरोप है। किसके साथ? राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ। वो राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी की मुख्य सदस्य हैं और शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। एक बड़ा चेहरा है। राज्यसभा में स्वयं पार्टी ने उन्हें भेजा और इससे पहले वो महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आइए देखते हैं कि लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब साइडलाइन स्टोरी हो गया। बड़ी खबर यही कि स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल चुप्पी साधते हुए नजर आए। हमेशा की तरह एक बार फिर से मोर्चा संभाला संजय सिंह साहब ने। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आएगा। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके
साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन जब सवाल किया गया स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर, क्योंकि अभी तक पहले भी रैलियों में सवाल किए जाते रहे, केजरीवाल साहब ने जवाब नहीं दिया था। आज जब लखनऊ पहुंचे तो ये सवाल वहां भी उनका पीछा करते हुए गया। लेकिन अब भाई वो मेहमान थे आज लखनऊ में, मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है लखनऊ, तो अखिलेश साहब उनको बचाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा भाई बहुत और भी मुद्दे हैं बड़े, और बड़े मुद्दे निकालते हुए उन्होंने एक पर्चा निकाला और पर्चे को पढ़ते हुए कहा कि बीजेपी झूठ का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोलेगी, एक विद्यालय खोलेगी। इस तरह की बातें उन्होंने की। ये ज़्यादा बड़े मुद्दे थे उनके हिसाब से। स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और घर पे रात में उनके साथ बदसलूकी होती है। जो पीए हैं विभव कुमार, उनके ऊपर हाथापाई करते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। शिकायत करने वो पुलिस स्टेशन भी जाती हैं, बाद में कहती हैं भाई मैं फिर से वापस आऊँगी, हालांकि शिकायत अभी आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं की गई है। कॉल करती हैं, कॉल के बाद वो दूसरे दिन सुबह 10 बजे जाती हैं। लेकिन फिर से आपको हम एक बार दिखाते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे अपने जो पीए हैं विभव कुमार उनके साथ दिखाई दिए। स्वाति मालीवाल का मुद्दा एक बार फिर से लखनऊ की फिजा में नई गर्मी घोलता हुआ आज नजर आया। सुबह विभव कुमार के साथ केजरीवाल की तस्वीरें एक बार फिर से वायरल हो गई हैं। तो पहली बात यह कि जब संजय सिंह साहब ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, स्वाति मालीवाल जी उसकी बहुत ही सम्मानीय सदस्य हैं, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो दुर्व्यवहार किया, ये जो लाल सर्किल में आप देख रहे हैं विभव कुमार जी ने। तो अभी जब आप गलती भी मान रहे हैं जनता के सामने, तो इतनी बड़ी बेशर्मी क्यों कि ये कहने के बाद कि अब अरविंद केजरीवाल साहब ने इसका संज्ञान लिया है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और फिर उनको लेकर के जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने साथ लेकर के जाते हैं। और अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये भी एक विकल्प था कि विभव कुमार को छोड़ के जाते, केवल संजय सिंह साहब के साथ जाते, लेकिन संजय सिंह साहब भी हैं और विभव कुमार जी भी हैं, और केजरीवाल साहब तो इंडी गठबंधन के सहयोगी के तौर पर पहले दिन नहीं जा पाए थे अपनी व्यस्तता की वजह से, तो आज गए क्योंकि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया अखिलेश जी के साथ में, कल केजरीवाल साहब के पास समय नहीं था। रामेंद्र हमारे साथ हैं इस वक्त इस मुद्दे पर, और समाजवादी पार्टी ऑफिस में वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर कर रहे थे। रामेंद्र, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा मुद्दा था या स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाकी मुद्दों को बिल्कुल धराशायी कर दिया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल वही बात कर रहे थे। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ छाया में, और जो बात उन्होंने कही वो लगातार दिल्ली से यहाँ तक कैसे चले आ रहे हैं, वो नई बात नहीं कोई वो कह रहे थे। इसके लिए वो कई प्रेस वाले कह रहे थे कि यही करना था तो वीडियो एक जारी कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। स्वाति मालीवाल का इशू बड़ा है, 25% आबादी का इशू है, जहाँ महिलाओं के वोट का इशू। आप महिला का वोट चाहते हो, उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसको मान सम्मान देना पड़ेगा, उसके साथ हो रही घटनाओं पर आपको जवाब देना पड़ेगा, तब आप 50% आबादी का वोट की बात कर सकते हो। अगर महिला का सम्मान नहीं कर सकते हो तो फिर ये वोट के हकदार भी आप नहीं हो। तो अरविंद केजरीवाल उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनको विभव कुमार उनके साथ हैं, लखनऊ में मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, यानी उनका मनसा साफ है कि विभव उनके इशारे पर ही कर रहे हैं। जो परिस्थितियां बता रही है, लग रहा है कि विभव के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और मालीवाल अकेले खड़ी है। ये इस इशू पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी, लेकिन रामेंद्र, विभव कुमार इतनी बड़ी मजबूरी क्यों है?
क्यों इतनी बड़ी मजबूरी है केजरीवाल साहब की? ये बड़ा सवाल है ना कि उनको, उनके बिना भी तो लखनऊ चले जाते हैं, उनकी गाड़ी नहीं जाती उनके बिना। नहीं, देखिए बहुत सारे लोग किस तरह लिंक हो रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, बहुत सारे लोग इसी तरीके से आगे लिंक होते जाएंगे। कोई मजबूरी तो होगी विभो कुमार को लेकर चलने की, अरविंद केजरीवाल के नहीं, उनको लेके नाते। और अखिलेश यादव ने जिस तरह कहा कि इसके अलावा कई इशूज है, तो वो समझ में आता है। उनके पिताजी ने कहा था कि महिलाएं कुछ ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस डीडी न्यूज के कार्यक्रम चला तो उन्होंने कहा था कि महिलाएं के रेप कोई इशू नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी आबादी है तो घटनाएं होती रहती। तो जिस तरह आज अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, इसके अलावा भी बड़े इशू हैं, राजनीति के लिए बड़े इशू होंगे, लेकिन अगर सामाजिक मान मर्यादा की बात करें तो ये बड़ा इशू है कि कोई महिला के साथ मारपीट करता है और वो भी मुख्यमंत्री का पीएस करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप किसी को तो उस पर कार्रवाई करो। लखनऊ आने की जरूरत उसको नहीं थी। ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल अपने पीएस के साथ खड़े हैं, कम से कम स्वाति मालीवाल के साथ नहीं खड़े। और संजय सिंह जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकारते हैं कि भाई विभव जी ने ही हाथापाई की और ये बड़ा ही दुखद मामला है, पार्टी इसको देख रही है। बहुत ही गंभीरता से अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लिया है और उस पर कोई ना कोई जरूर कार्रवाई करेगी पार्टी के स्तर पर। संजय सिंह जी क्या सोच रहे होंगे उनके साथ आते हुए और आज फिर से बचाते हुए उससे मुद्दे पर केजरीवाल साहब को? चलिए, लखनऊ में तो हैं, मेहमान थे अखिलेश जी को, अखिलेश जी ने बचाया, अब संजय सिंह भी वहां पर और बहुत बड़े बड़े मुद्दे। स्वयं केजरीवाल चुप हैं लेकिन जवाब है प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। देखिए, उनके अगर केजरीवाल को पूरी राजनीति को देखें तो सवाल की राजनीति करते हैं, वो कभी जवाब नहीं देते। आंदोलन से लेकर के यहाँ तक देखिए उन्होंने सवाल उठाए, केवल उसका जवाब सरकार में आने पर नहीं देते। जो बातें कही नहीं देते हैं साहब, सवाल का जवाब सवाल से देते हैं रामेंद्र जी, सवाल का जवाब सवाल से देते हैं, ऐसा नहीं जवाब नहीं देते हैं। वो जब उनसे लोकल इश्यू पूछिए तो अचानक वो ग्लोबल हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप इन छोटे मुद्दों को क्यों उठाते हैं, आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं, और आप सवाल कर रहे हैं तो आप बीजेपी का सवाल कर रहे हैं। सवालों की भी तो कई सारी कैटेगरीज हैं। नहीं, सवाल पर सवाल खड़ा इसलिए करते हैं कि उत्तर उनके पास नहीं है, उत्तर देना नहीं चाहते। देखो, उत्तर देना उनके लिए कठिन है क्योंकि जो बात सवाल उठाए जा रहे हैं जिन पर, उनके उत्तर शायद उनके पास नहीं, उनको उत्तर देने में वो फंस रहे हैं। तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए गए तो उसको उत्तर नहीं दिए। सवाल करके ये टालना होता है। सवाल पर सवाल करना मतलब आप उत्तर नहीं देना चाहते हो, या आपके लिए उत्तर दुखदायी है, या आपके लिए राजनीति के लिए वो बेहतर नहीं है, इसलिए आप उस सवाल का उत्तर नहीं देना, सवाल पर सवाल उठा करके कतरा के निकल जाते हैं। ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जनता सब देख रही है। अजय जी, उत्तर प्रदेश में भी अभी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं और बड़ा वोट है, वोट बैंक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कानून व्यवस्था के नाम पर महिलाओं ने मुखर होकर के वोट दिया और कहा कि हम सड़क पर निकल सकते हैं। तो अगर इस तरीके की स्थिति किसी मुख्यमंत्री कार्यालय में होती है तो क्या संदेश जाता है? क्या दिल्ली की जनता नहीं देख रही होगी, या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही होगी? ये सवाल कठिन है और इसका जवाब अगर वो नहीं देते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। अच्छा, चलिए, केजरीवाल साहब ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल पता नहीं क्यों नहीं आ पाए वो, जब खड़गे साहब थे। कांग्रेस से गठबंधन है या नहीं उनका, उस पर भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। साथ साथ खड़े भी नहीं हो रहे हैं, बचते भी नजर आ रहे हैं, कटते भी नजर आ रहे हैं। और आज वो फिर से योगी साहब का मुद्दा उठा रहे हैं, वो 75 साल वाला। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिर से। ये देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के साथ नजर आ रहे हैं, और साथ में संजय सिंह जो कि आज इंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का साथ देने के लिए लखनऊ में थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो पहुंचे सपा कार्यालय। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव जी ने उनका पुष्प गुच्छों के साथ स्वागत किया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामेंद्र जी, और संजय सिंह ने क्या कहा 2 दिन पहले। संजय सिंह का बाइट एक बार सुन लेते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा था, और फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इस सवाल पर फिर से उन्होंने क्या जवाब दिया है। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। स्वाति मालीवाल जी के साथ
बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। केजरीवाल साहब का एक बार रिएक्शन ले लेते हैं कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उसके बाद फिर हम इस मुद्दे पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केजरीवाल साहब को सुना दिए साहब, क्या बोल रहे हैं वो। चलिए, तो मुद्दा यह है कि अभी जो आपने बाइट सुनी संजय सिंह साहब की, संजय सिंह साहब ये कह रहे हैं कि बहुत ही बदतमीजी की, अभद्रता की। किसने की? वैभव जी ने की। अब बदतमीजी और अभद्रता शब्द को अगर आप विस्तार देना चाहें तो उसमें कुछ भी हो सकता है। आप महिला के साथ अगर बदतमीजी करते हैं तो आप उनके साथ जो व्यवहार है वो आपका गलत हो सकता है। यहां तक भी कहा जा रहा है कि हाथापाई की गई, उसके बाद 112 पे कॉल करके सारी जानकारी दी गई और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। केजरीवाल साहब ने किससे कहा, कौन सी कार्रवाई करने के लिए कहा, और आज उन्हीं विभव कुमार जी को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लखनऊ पहुंच गए। एक बार सुन लेते हैं केजरीवाल साहब को भी। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आएगा। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आएगा। अरविंद केजरीवाल साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके साथ ये सवाल उठेंगे, स्वाति मालीवाल जी पर सवाल किए जाएंगे। तो पहले तो वो बहुत ही क्या कहें कि अस्थिर नज़र आए, थोड़ा सा घबराए हुए नज़र आए। उसके बाद माइक्रोफोन उन्होंने अखिलेश यादव जी की तरफ खिसका दिया। अखिलेश यादव जी अपने जेब से कुछ पर्चा निकाल कर उन्होंने कहा कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं। स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, महिला अधिकार का जो मुद्दा उठा रहे हैं, या फिर जो भी सवाल कर रहे हैं आपकी क्यों राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह की कार्रवाई एक वर्तमान मुख्यमंत्री के घर में होती है, उससे भी बड़े मुद्दे हैं। और फिर वो बीजेपी के ऊपर अपने जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था उसको फिर से दोहराते हैं, और फिर जब फिर से सवाल किया जाता है तो वो एक बार फिर से संजय सिंह उसकी बागडोर संभालते हैं और संजय सिंह चले जाते हैं मणिपुर और जो दूसरे महिलाओं के मुद्दे हैं, जो हरियाणा में जो खेल से जुड़ी महिलाएं थीं उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उन सारे मुद्दों को कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन उनके बगल में, ठीक बगल में अरविंद केजरीवाल साहब बिल्कुल चुप्पी साध करके कोई भी जवाब। रामेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो रामन जी, हम आपसे यही सवाल कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल साहब की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ये विभव कुमार जी को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जेल में जो कुछ मिलने वाले लोगों में विभव का भी नाम था। तो ऐसा नहीं कि विभव को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। हो सकता है विभव कुमार उनकी मजबूरी हो, कोई ऐसी बात जानते हो जिसके ऊपर जिसकी वजह से वो सख्त कार्रवाई, संजय सिंह साहब बकौल संजय सिंह सख्त कार्रवाई के निर्देश जो दे चुके हैं, लेकिन किससे दे चुके हैं वो पता नहीं। देखिए अजय जी, अगर अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति, पूरी सरकार को देखिए तो कई लोगों के दामन उसमें दागदार हुए, भ्रष्टाचार के ऊपर, कई और मुद्दों पर। और विभव कुमार तो मुख्यमंत्री के साय की तरह साथ रहने वाले लोग हैं, तो जाहिर है कि बहुत सारी जानकारियां होंगी। विभव कुमार को हटाना या विभव कुमार को किनारे करना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो रहा होगा। भले ही स्वाति किनारे चली जाए, स्वाति के सम्मान के साथ समझौता किया जाए, लेकिन विभव बाहर नहीं जाएंगे। बात कर रहे हैं अखिलेश यादव भी कह रहे थे बड़े इशूज हैं। जाहिर है कि राजनीतिक आदमी है, महिला के सम्मान से ज्यादा बड़े इशूज उनके लिए होंगे। उनके लिए सत्ता पाना बहुत महत्वपूर्ण होगा, उनके लिए राजनीतिक जीत बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक महिला का सम्मान, एक महिला को अपमानित किया, वो उनके लिए बड़ा इशू नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों बेनकाब हुए इस पूरे इशू पर कि महिला के। चलिए, लेकिन रामेंद्र, क्या ये सवाल नहीं उठता कि अरविंद केजरीवाल
की कोई मंशा रही होगी अरविंद केजरीवाल जी के। चलिए ठीक है, रामन जी से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और विभव कुमार की ताज़ा तस्वीरों पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि मालीवाल पर हमला केजरीवाल ने करवाया था। ये सुनते हैं उनको। सब कुछ सामने आ चुका है कि शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर वो और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही थे। क्योंकि केजरीवाल के साथ ही विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। बस 30-32 घंटों के बाद संजय सिंह आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, और ये सख्त कार्रवाई है कि आप विभव कुमार को लेकर घूम रहे हैं। इसका मतलब हमला विभव कुमार ने नहीं किया। हमला जैसे पीसीआर कॉल के रिकॉर्ड में लिखा है, जो 2 फोन कॉल किए स्वाति मालीवाल ने, हमला मुख्यमंत्री नहीं करवाया, अरविंद केजरीवाल नहीं करवाया। और सवाल ये बनता है, इसीलिए तो संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए एफआईआर नहीं की जा रही। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विभव कुमार के अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर दिखने के मामले पर कहा कि झूठ, मक्कारी और धोखा आम आदमी पार्टी के चरित्र में दिखाई देता है। संजय सिंह भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और विभव भी है। मतलब वही झूठ, मक्कारी और धोखा जो आम आदमी पार्टी के चरित्र में है, वो इस बार फिर दिखाई देता है। जब जब महिलाओं के सम्मान की बात हुई है, जब जब महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हुई है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का चरित्र खोखला नजर आता है। स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्घटना हुई, ये पहली नहीं है। आज मुझे बहन संतोष कोहली भी याद आती हैं, जिनकी दुखद मृत्यु आज भी संदेह के घेरे में है। क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी में जो भी महिला किसी ऊंचे पद पर जाती है, वो वहां ठहर नहीं पाती। और मिशन 400 के संकल्प के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के चुनावी दौरे पर होंगे। 25 मई को होने वाले मतदान के लिए आज पूरे दिन पीएम उत्तर प्रदेश में 4 जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले वो सुबह अब से थोड़ी देर में लालगंज लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष में रैली करेंगे। इसके बाद जौनपुर से भाजपा उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। जौनपुर के बाद प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव होगा भदोही, जहां पर उम्मीदवार विनोद कुमार बिंद के पक्ष में वे एक रैली करेंगे। और करीब शाम 4 बजे यूपी के प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करके प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत के लिए जनता से मतदान मांगेंगे। और पीएम आज यूपी में जहां रैली करेंगे, उनमें जौनपुर भी एक जगह है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र पूर्वांचल की चर्चित सीट्स में से एक है। इस सीट पर बसपा ने पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया था, फिर टिकट काट दिया। अब धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही। धनंजय सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। जौनपुर पूर्वांचल की एक चर्चित सीट है और जौनपुर से हैं धनंजय सिंह, जो राजनीति में जो जौनपुर की राजनीति है उसमें काफ़ी दखल रखते हैं। इसके पहले जब नॉमिनेशन हुआ तो इनकी पत्नी श्रीकला जी ने बहुजन समाज पार्टी से नॉमिनेशन फाइल किया, फिर इन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया। अभी आपने घोषणा की है कि अब भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन क्यों? बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट मिला था, उनका टिकट कटा और उसके बाद चूँकि उन्होंने पार्टी के फॉर्म AB पे नॉमिनेशन किया था तो पर्चा उनका खारिज हो गया। फिर सबसे राय मांगी गई थी, सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए, लिखित विचार दिए। उसके आधार पर एक निर्णय लिया गया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी जाए। ये जो आपने कहा कि टिकट काट दिया बसपा ने जो है, तो क्या इस कारण से आप समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिसके कारण आप लोग के आपके समर्थकों ने इस तरह का आपको सुझाव? देखिए, 2 ध्रुवीय चुनाव हैं। बहुजन समाज पार्टी कहीं से फ्रेम में नहीं है। एक सीट जौनपुर की थी जो लड़ाई में दिख रही थी उनको। अब आप सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो एक नारा है 400 पार का, इस पर आप क्या कहें? मैं बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जौनपुर में लड़ाई टफ है
लेकिन हाँ, मछली सर रिजर्व सीट अभी आसान है, हम लोगों ने जब से मदद की है, ठीक रहेगा, चुनाव वो जीत जाएंगे, बहुत आसानी से जीतते हैं। 16 मई को आपके यहाँ प्रधानमंत्री की ही रैली होनी है, आपका इस पर क्या विचार होगा? आपके समर्थक जो हैं वो किस तरह से इसमें भागीदारी करें? नहीं, प्रधानमंत्री की रैली है, प्रधानमंत्री की रैली सफल हो, हमारी शुभकामना है। देश के प्रधानमंत्री हैं, आ रहे हैं, संबोधन करेंगे, लोग सुने, उनकी बातों विचारों को सुने। नतीजा तो 4 जून को आएगा, देखते हैं इनकी जो समर्थन है उसका कितना लाभ भाजपा उठा पाती है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, जौनपुर। और उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं, तो बीजेपी के पक्ष में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोर्चा संभाले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ आज कौशाम्बी और फतेहपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदें बीजेपी को, प्रधानमंत्री, इसके साथ ही विपक्ष भी अपने अभियान को तेज करने में जुटा हुआ है। गठबंधन के पक्ष में कई रैलियां, हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े भाई बहन हैं। और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। साहब, मैं साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो।
आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं। वो अब सम्मान के साथ रहेंगे, उनके पास उनकी एक पहचान होगी, वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए हैं जी। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्दे को भुनाते थे। आपने देखा होगा, ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है, उनके मुंह पे ताला लग गया है और दबी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये मोदी भले कुछ भी चिल्लाता रहे, ये मोदी ने भले 370 हटाया, जैसा ही हमको मौका मिलेगा ना हम 370 भी वापस ले आएंगे। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है। जिस प्रकार से श्रीनगर में ये चौथे चरण के समय मतदान हुआ, भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मुझे जरा बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश के लालगंज से आप देख रहे थे ये सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को सांप्रदायिक बोल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से उन्होंने देश को सांप्रदायिकता की आग में झुलसने के लिए मजबूर कर दिया है और खुली चुनौती दी कि कोई भी कितनी भी ताकत देश और विदेश से जुटा ले, सीएए और धारा 370 को खत्म नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों नए नए तरीके से आगामी चरणों के चुनाव के लिए अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, उसे समय के साथ बदल भी रहे हैं। दोनों ही दल के अध्यक्ष आज उड़ीसा में हैं। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उड़ीसा में आज अपने प्रचार अभियान का आगाज भुवनेश्वर से रोड शो से कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कंधमाल के फूलबनी में पार्टी के लिए वोट अपील करते नजर आएंगे। यहाँ 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है उड़ीसा में और साथ में विधानसभा का भी चुनाव है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जबरदस्त उत्साह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहा हूँ और बदलाव की लहर है। लोग विधानसभा में नवीन बाबू को आराम देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को काम देना चाहते हैं और इसलिए एक ज़बरदस्त बदलाव मैं विधानसभा में देख रहा हूँ। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर के आएगी, ये मैं साफ साफ देख रहा हूँ। 4 जून को मैं फिर आपसे बात करूँगा, आपके ध्यान में आएगा कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार, कमल के निशान पर लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और लोकसभा में हम अभी जो हमारा मार्जिन था उससे डबल से ज़्यादा हम लेंगे। शायद 2-3 सीटें उनको आएँ, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। जी, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पे 21 सीटें हैं, अभी तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है, आप लोगों का ये कहना है कि आप बहुमत से पार हो चुके हैं, अब कितनी उम्मीद है? मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत हमारा टारगेट है 400 पार और वो एनडीए करेगा 400 पार। जैसा कि हमने कहा कि अभी हम लोग 270 क्रॉस कर चुके हैं और बड़ी मार्जिन में निकल करके हम 400 पार करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरे
जो भारत में जो चुनाव हो रहा लोकसभा चुनाव, उसको लेकर उनका सबसे पहले अमेठी और रायबरेली लेकर कहते हैं कि ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ हमारे दादा परदादा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अतीत को याद वो करते हैं जिनको भविष्य अंधकार में दिखता है, और इसलिए वो अतीत में ही जी रहे हैं, भविष्य उनको मालूम नहीं है। और वो जानते हैं कि किस तरीके से अमेठी की जनता ने उनको नकारा है, वायनाड में वो फंसे हैं और अब रायबरेली की ओर दौड़े हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ तौर पे कहना है कि हम बहुमत पार कर चुके हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, उड़ीसा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से चुनावी मुद्दों सहित दूसरे विषयों पर बातचीत की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। उमर अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अपने एरिया में यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। बारामूला से इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। उमर जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आपने बारामूला को क्यों चुना? मेरा घर बारामूला में है, मेरी दादी टंगमर्ग से हैं जो बारामूला में है। मेरा जो ये असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा है बीरवा, जहां से मैं 2014 में जीत के गया, वो भी डिलिमिटेशन के बाद जो है उसको श्रीनगर से काट के बारामूला के साथ जोड़ दिया गया। तो अगर बाकी यहाँ से लड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं? बहुत सारे फैक्टर हैं, डिलिमिटेशन की भी आपने बात की। क्या लगता है कि ये एक सेफ सीट है आपके लिए? इलेक्शन लड़ रहा हूँ, फिलहाल जो रिस्पांस अपने साथियों के तरफ से, वोटरों के तरफ से जो मुझे मिला है, जो प्यार और मोहब्बत का मुझे बार बार जो है सबूत मिलता है, उससे लगता है कि हमारी पोजीशन ठीक है। बाकी लोगों का फैसला 20 तारीख को होगा। अच्छा, काफी भीड़ दिखाई दे रही है, आपको लगता है जो ये रिस्पांस है वो वोट में तब्दील होगा, और किन मुद्दों पर? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मैं आपका वक्त अब इसमें जाया नहीं करना चाहता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए यही है कि जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, उसके खिलाफ और उसके विरोध में जो है लोग अपना वोट का इस्तेमाल करें। और क्या ये जो लोगों का हजूम आपको नजर आ रहा है, ये वोटों में तब्दील होगा या नहीं? इस बार मुझे लगता है कि पलहालन के लोग जो हैं वो बाहर निकल के वोट डालेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको सही मायने में नुमाइंदगी मिले। अभी तक इनको बहुत सालों से जो है नजरअंदाज किया गया है, इनकी सड़कों की हालत खस्ता है। 24 की चुनौती में अभी के लिए इतना ही। माफिया अतीक अहमद के परिवारजनों के साथ साथ उनके करीबियों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शाइस्ता परवीन के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी पहले ही शाइस्ता परवीन की 8 करोड़ 14 लाख की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। इसके अलावा शाइस्ता परवीन और उसके मरहूम शौहर के बैंक खातों को भी जब्त किया जा चुका है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया कि शाइस्ता परवीन अपने पति के नाम पर जबरन वसूली करती थी। शाइस्ता वसूली का रैकेट चलाती थी और इस रैकेट का सरगना वो खुद ही थी। शाइस्ता परवीन ने तमाम अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं। प्रयागराज में पिछले साल फरवरी महीने में हुए चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज अंतिम सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार सीएम केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पर कहा है कि ईडी को अगर आरोपी को हिरासत में लेना है तो उसे पहले संबंधित अदालत में आवेदन देना होगा और इससे संतुष्ट होने के बाद ही अदालत ईडी को आरोपी की हिरासत देगी। गौरतलब है कि पीएमएलए सेक्शन 45 में जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। अदालत ने कहा कि ऐसी सूरत में अगर प्रवर्तन निदेशालय को उस आरोपी की हिरासत चाहिए
तो उन्हें अदालत से ही हिरासत की मांग करनी होगी। कोर्ट तभी आरोपी की कस्टडी ईडी को देगा जब एजेंसी के पास पूछताछ की जरूरत को साबित करने के लिए पुख्ता कारण। उधर झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम की रात रांची के ईडी दफ्तर में ही गुजरी। आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की पूरी कोशिश होगी कि आलमगीर को रिमांड पर लिया जाए ताकि कैश कांड में उनसे जरूरी सवाल जवाब किए जा सकें। अब देखना होगा कि अदालत कितने दिन की ईडी रिमांड तय करेगी। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय देख रहे आलमगीर आलम को कल देर शाम 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले 6 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल, उनके नौकर और एक बिल्डर के ठिकाने से करीब 35 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद की थी। इसके बाद ईडी ने 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया था। और मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है और 42 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने घटनास्थल का जायजा लिया और कमिश्नर भूषण ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ बचाव अभियान खत्म हो गया है और मलबा हटाने का काम जारी है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पे हुई है जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है। अभी भी 42 लोग हॉस्पिटल में इंजर्ड जो दाखिल है, उनके ऊपर हमारी मेडिकल की टीम, आरोग्य की टीम कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे जो ये दुर्घटना हुई है उसका बचाव कार्य अब ख़त्म हो गया है। इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिया है कि मुंबई के सभी होर्डिंग्स की जांच की जाए जो हमने की है, और जो होर्डिंग्स स्पेसिफिकेशन जो हमने डिसाइड करके दिए हैं तज्ञ लोगों ने, वो स्पेसिफिकेशन जैसे अगर उसमें से कोई भी डेविएशन होगा तो सब होर्डिंग को नोटिस जाएगी। ऑल होर्डिंग्स नीड्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। और बेरोजगारी को लेकर के अच्छी खबर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय के मुताबिक देश में बेरोजगारी घटी है। 22वें श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक देश के शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी साल 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में घट करके 6.7% रही, जबकि 22-23 की समान अवधि में यह 6.8% थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय यानी एनएसएसओ ने यह जानकारी दी है। आंकड़ों से भी पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च में घट करके 8.5% रही, जो एक साल इससे पहले इसी तिमाही में 9.2% थी। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर मार्च तिमाही में बढ़कर के 50.2% हो गई, जो एक साल पहले 48.5% के स्तर पर थी। श्रम बल का मतलब आबादी का वो हिस्सा है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए श्रम की आपूर्ति करता है। भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार और कप्तान सुनील छेत्री ने कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के दौरान इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में 6 जून को कुवैत के खिलाफ होने वाला मुकाबला उनका आखिरी मुकाबला होगा। 39 वर्ष के छेत्री ने भारत के लिए 145 मैच खेले और 20 साल के करियर में उन्होंने 93 गोल किए। छेत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज के माध्यम से अपने संन्यास का ऐलान किया। 39 वर्षीय स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने भारत को कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत दिलाई है। सुनील ने करीब 9 मिनट के वीडियो में अपने रिटायरमेंट लेने के फैसले के बारे में बताया। सुनील ने एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में लिखा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। When I was 20 to now when I'm 39, I've been so much loved and encouraged, and people have gone so wild with happiness when I do well. That I think it's a great fortune of mine. So thank you to the core group who has helped me to be the kind of player that I became, and for the 19 years. To the fans, to the ones who are thinking that I should retire, I hope it makes you happy against Kuwait. For all our sakes, let's do a good game. Let's win the game, and we can depart.
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज चूंकि राष्ट्रीय डेंगू दिवस है, इसलिए आपको बचाव के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, स्पेशल रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डेंगू वायरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो विषाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू मच्छर काटने की वजह से होता है। एक एडिस मच्छर होता है जो कि हमारे घर के एनवायरनमेंट में जहाँ भी कोई पानी इकट्ठा रहता है, जैसे किसी पोट में या कोई टायर में या नारियल के किसी खोल में, फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में, और जो आपके बाथरूम में कई बार पानी इकट्ठा होता है, उसमें आमतौर पे ये मच्छर अंडे देता है। वहाँ पे लार्वा पैदा होता है और उससे मच्छर पैदा हो जाता है। डेंगू का संक्रमण एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में इस मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। ये एक आम वायरल फीवर की तरह ही होता है, जो कि बहुत ही हाई ग्रेड फीवर सडन ऑनसेट होता है, जो कि 3 से 4 दिन आमतौर पे रहता है और उसके बाद में उतर जाता है। फीवर उतारने के लिए पैरास्टामोल जो ऑन दी काउंटर अवेलेबल टैबलेट है वो आप ले सकते हैं। पेन किलर या दूसरी कोई दवाई ना लें। ये देखा जाता है जब डेंगू फीवर उतर जाता है 4थे या 5वें दिन उसकी प्लेटलेट का कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जब भी डेंगू फीवर हमें लगता है हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक्स है, बैक एक है, मसल पेन बहुत ज़्यादा है और कमजोरी ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पे डेंगू सस्पेक्ट करते हैं और डेंगू के लिए टेस्ट किए जाते हैं। यदि डेंगू पॉजिटिव है तो हम प्लेटलेट का टेस्ट जो शुरू में करते हैं 3रे दिन और फिर 5वें दिन भी दोबारा से करते हैं। यदि प्लेटलेट कम होती हैं और शरीर पे कोई लाल चकते आते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, उल्टी में खून हो जाए या टट्टी में खून आना शुरू हो जाए, या कई बार इवन बेहोशी हो जाती है, कहीं ब्रेन में, दिमाग में भी कई बार खून निकल जाता है, इसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। ये यदि सीवियर हो जाता है तो ये डेंजरस सिचुएशन होती है और इसमें एडमिशन हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है और अपना इलाज हॉस्पिटल में जाके करवाएं। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए, साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। स्व इलाज बिल्कुल न करें, विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही दवा लें। डेंगू रोगी में रक्तस्राव होने की संभावना अधिक होती है। कुछ दवाओं को लेने से शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। बुखार हो तो पैरासिटामोल की गोली लें और कोई भी असामान्य लक्षण होने पर लापरवाही न करें। हमारी सराउंडिंग में डेंगू ना पनपे, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो और घर के अंदर यदि संभव है तो जाली के दरवाजे रहें। नेट यूज़ करें सोते टाइम। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े और पूरा फुल पैंट्स पहनाएं। डेंगू फीवर वाला जो मच्छर है ये मॉर्निंग में और इवनिंग में यूजुअली काटता है, तो इस दौरान ज़्यादा ध्यान रखें। मॉस्किटो को रिपेलेंट क्रीम्स हैं वो भी लगा सकते हैं। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एडीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके। थोड़ी सी सावधानी डेंगू बुखार से बचाव में सहायक सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। बड़ा मिथक देशद्रोह को लेकर है कि राजद्रोह का नया रूप देशद्रोह है। असल में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए लागू की गई राजद्रोह की धाराओं को हटा दिया गया है। सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण से परे रखा गया है, जबकि देश की अखंडता की रक्षा पर खतरा पैदा करने वाले सशस्त्र, विनाशकारी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है। At ISRO,
we are striving to reach the sun. On voting day, many people don't come out to vote because the sun is harsh. Is it correct? Should we take our nation, our duties so lightly? Ask yourself. We as scientists are committed to fostering the scientific temper. We have always aimed to achieve more than what may be expected of us. We have accomplished more with less. We don't ask why or how, but rather why not. If you consider our country as a spacecraft, then your vote becomes the propelling force behind it. Your vote is your way as well as mine of ensuring that we focus on advancing knowledge, technology and progress. It is through voting that we let those who aspire to lead us know what we value and what our priorities are. Let us strive to make our voices heard. What an opportunity, what a right and privilege. 5 minutes every 5 years for our nation. It's doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice. नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालगंज की रैली में इंडी गठबंधन पर सीएए पर राजनीति करने को लेकर बोला हमला। कहा विपक्ष की हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से उनके सेक्युलरिज्म का नकाब उतरा। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के बाद लखनऊ में विभव सिंह के साथ दिखे अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने कहा सामने आ गया केजरीवाल का चरित्र। केजरीवाल ने सवाल पर साधी चुप्पी। अखिलेश ने कहा देश में और भी कई हैं मुद्दे। यूपी की सियासी गर्मी को आज और बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में करेंगे धुआंधार प्रचार। योगी, अखिलेश और मायावती समेत बाकी दल के नेता भी कमर कसकर तैयार। दिल्ली की सियासी फिजा में आई गर्मी। बांसुरी स्वराज ने आप और कांग्रेस के गठबंधन को बताया अप्राकृतिक। कन्हैया कुमार ने लगाया बीजेपी पर 10 साल से कोई काम ना करने का आरोप। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। कैश कांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज से फिर भीषण गर्मी के आसार। 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। वहीं केरल के 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। तमिलनाडु में भी भारी बारिश का दौर। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारी। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर होगा लॉन्च। और भारत के फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री ने किया संन्यास का ऐलान। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। आइए आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पर इस वक्त हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करती है, उसको चरितार्थ करती है। कुछ मुद्दे हम लोग यहां से उठाएं और प्रमुख मुद्दे पे आए उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कान खोल के सुन ले घमंडिया के नेता, जो इतने कायर, इतने बुजदिल हैं कि अपनी सीटें नहीं बताते हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं, एनडीए की भी बात करते हैं। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, 4 जून को एनडीए की 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी। और ये जो
टूटी फूटी साइकिल है जिसका पंचर टायर है और एक पंप आए हैं अरविंद केजरीवाल लेकर कि हवा भरेंगे पंचर साइकिल में, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात अब जरूर कहना चाहूंगा, हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि मारपीट हुई है, बेल पे बाहर भ्रष्टाचारी संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि एक निंदनीय घटना हुई जब स्वाति मालीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पर गई। तो ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहली बात ये बात आई, 3 दिन होने को आ गए, सबने उम्मीद लगाई कि नारी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भ्रष्टाचारी तो है, कट्टर बेईमान है, लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिए साथ में। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप, उसको शीश महल क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के गुंडागर्दी करने का घर कहे तो ज्यादा अच्छा है। कभी चीफ सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में, कभी एक सांसद नेत्री पिटती है, तो ये पूछा जाए। आप सुन रहे थे भाजपा मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर साफ तौर पर भाजपा ये लगातार पलटवार करती हुई कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, उस पर आप पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है। और आइए अब खबरों में बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई।